आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस कक्षा में। हम आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मूल अधिकार, जो कि भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, बहुत महत्वपूर्ण भाग और किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे मौलिक अधिकारों के बारे में कम से कम सामान्य जानकारी तो होनी ही चाहिए। लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर हम बात करें तो किसी भी विद्यार्थी के लिए मौलिक अधिकारों की बहुत गहराई से जानकारी होना ये बहुत आवश्यक हो जाता है। परीक्षा की मांग भी ये है कि मूल अधिकार, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इसके हम प्रत्येक बिंदु को, प्रत्येक पहलुओं को हम गहराई से थोड़ा सा जान सके। हम कोशिश इस कक्षा में ही करेंगे। आगामी कक्षाएं, कई दिनों की कक्षाएं मौलिक अधिकार में चलेगी, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि प्रत्येक आर्टिकल मौलिक अधिकारों का, प्रत्येक अधिकार जो मूल अधिकार है उसको हम बहुत अच्छे से और गहराई के साथ उसको पढ़ सकें। आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए और इसकी समस्त जो गहराइयाँ हैं उन गहराइयों को पढ़ने की और समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। और ज़्यादा अच्छा ये है कि मूल अधिकार जब हम पढ़ें तो उससे पहले यदि आप किसी भी अन्य किताब से या सामग्री से मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी अगर पढ़ पाएँ तो आपके लिए कक्षा और ज़्यादा उपयोगी होगी और आप इन कक्षाओं को ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए, मूल अधिकार हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी, हमेशा हमने ये पढ़ा कि असल में वो चीज़ें संविधान में कहाँ दी गई है, उनका पता, एड्रेस, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है। तो मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो मूल अधिकारों के लिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से पार्ट दे दिया, अलग से भाग दे दिया। तो एक भाग है, भाग 3, आपने पढ़ा होगा। भाग 3 जो आर्टिकल 12 से 35 तक जाता है, वो पूरा का पूरा सेपरेट एक अलग से भाग दे दिया गया मूल अधिकारों के लिए। तो देखें, संविधान का भाग 3, मूल अधिकार, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक, और इसमें जिक्र किया गया है मूल अधिकार का। मूल अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार कितने हैं, क्या हैं, वो हम पढ़ते हैं। लेकिन पहले ही हम ये समझते हैं, संविधान में चूंकि प्रत्येक जो हमने चीज़ें शामिल की, प्रावधान शामिल किए, वो कहीं ना कहीं से हम उसके प्रभावित कहीं ना कहीं से हुए, हम प्रेरित कहीं ना कहीं से हुए हम। तो मौलिक अधिकारों की जो हमें प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा हमें मिलती है अमेरिका के संविधान से। तो हम स्रोत की अगर हम बात करें तो स्रोत अमेरिका का संविधान है। लेकिन इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि अमेरिका के संविधान में भी 6 मौलिक अधिकार हैं, ऐसा नहीं है। या फिर वो मौलिक अधिकार हैं जो कि अमेरिका के संविधान में है, भारत में भी वो एज इट इज़ उठा लिए गए, ऐसा नहीं है। हमने मूल अधिकारों की जो प्रेरणा है, उसका भाव है, वो हमने वहाँ से लिया कि प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकार कुछ न कुछ होने चाहिए, उसकी गारंटी संविधान दे सके प्रत्येक व्यक्ति को। तो वो जो मूल भाव है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया और वहाँ से प्रभावित होते हुए हमने अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, अपने भारत की उन हालातों के अकॉर्डिंग हमने लोगों को मौलिक अधिकार दिए। अमेरिका के लोगों के मौलिक अधिकार और भारत के लोगों के मौलिक अधिकार पूरी तरीके से सेम हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो अमेरिका का संविधान इसका स्रोत था, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, भारत में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के इस तीसरे भाग में जो मूल अधिकार दिए गए, इससे पहले एक बात तो ये समझिएगा कि मूल अधिकार में और सामान्य मूल अधिकारों का मतलब क्या है। मूल अधिकार और अधिकार, हम इन्हें केवल अधिकार भी तो कह सकते हैं, लेकिन हम इन्हें केवल अधिकार नहीं कहते बल्कि मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार से मतलब ऐसे अधिकारों से है जो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, एज ए ह्यूमन बीइंग उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास वो अधिकार हों। तो मूल अधिकारों की नेचर वो अधिकार की तुलना में थोड़ी सी और ज़्यादा गहराई तक होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यक, ये समझ लीजिए, होते हैं। हम बात करेंगे आगे मौलिक अधिकारों में और अलग और अधिकार उनमें क्या अंतर है, उसकी बात हम आगे करते हैं। आप पहले ये समझिए कि भारत के संविधान में भाग 3 में जो अधिकार दिए गए, मूल रूप से जब 1950 में भारत का संविधान बना था, उस समय मूलतः जो भारत में मौलिक अधिकार दिए गए वो दिए गए 7,
और ये जो 7 मूल अधिकार थे, ये 7 मूल अधिकार कौन से थे? पहला अधिकार था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। पहला जो अधिकार था वो था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। और ये समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक था? वो था अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 का मतलब फिर ये भाग तो 12 से शुरू होता है। फिर 12 और 13 में क्या है? तो देखिए आर्टिकल 12 और 13 में मूल अधिकार से संबंधित कुछ अन्य बातें हैं जो कि इन मौलिक अधिकारों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी बात हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। दूसरा मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, और ये दिया गया अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा मूल अधिकार और वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये है अनुच्छेद 23 से 24। फिर चौथा मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये है अनुच्छेद 25 से 28। फिर एक अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और ये दिया गया अनुच्छेद 29 और 30 में। फिर एक छठा अधिकार जो था वो था संपत्ति का अधिकार। हम मूल संविधान की बात कर रहे हैं, और संपत्ति का अधिकार जो दिया गया वो दिया गया आर्टिकल 31 में। और फिर बाद में अंतिम एक अधिकार, वो अधिकार समझिएगा 7वां अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो था अनुच्छेद 32। अब ये मौलिक अधिकार तो 35 तक है, तो आर्टिकल 33, 34 और 35 में भी मूल अधिकारों से संबंधित कुछ अन्य और बातें हैं जिसकी बात हम आगे करेंगे, पढ़ेंगे उन सब चीज़ों को। पहले आप देखें, ये 7 मूल अधिकार थे, लेकिन फिर एक संविधान संशोधन किया गया, और वो संविधान संशोधन कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन 1978। और इस संविधान संशोधन के द्वारा इस संपत्ति के मूल अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया, और इसे कानूनी अधिकार के रूप में फिर जोड़ दिया गया। एक और आर्टिकल में इसे शामिल किया गया। फिर अनुच्छेद, एक नया आर्टिकल बनाया गया 300 क, और इस आर्टिकल 300 क में इसे स्थापित कर दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार तो अब भी है हमारे पास, लेकिन ये संपत्ति का अधिकार अब हमारा मूल अधिकार नहीं है, बल्कि अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। तो पहले तो एक बात तो आप ये समझिए कि फिर मूल अधिकार में इसका मतलब ये है कि कानूनी अधिकार में और मूल अधिकार में अंतर होता है। इसका मतलब यही तो हुआ। तो वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार वो 6 हैं। इस एक मूल अधिकार को छोड़कर फिर अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं, और ये जो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से कैसे हैं वो पढ़ेंगे हम आगे। लेकिन पहले हम इतना थोड़ा सा लिखते हैं। आप पेन को भी उठाइए, हेडिंग डालिए मूल अधिकार, उसके बाद हम थोड़ा लिखते हैं। लिखें, पहले ये लिख लीजिए भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। पहले तो आप ये लिखें। फिर स्रोत लिखें अमेरिका का संविधान। स्रोत लिखें अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान। फिर लिखें, अगली पंक्ति में लिखें, भारतीय संविधान में मूल रूप से मतलब मूल संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे।
7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। ये ऐसे कैसे 7 मौलिक अधिकार लिख लीजिए, आर्टिकल सहित लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए मैं आगे लिखा रहा हूँ, अब पहले आप वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए लिखें। अगली पंक्ति में एक पंक्ति छोड़कर, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से समाप्त कर अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। कानूनी अधिकार कह दीजिए या विधिक अधिकार कह दीजिए, एक ही बात है। चाहे आप विधिक अधिकार कह दें चाहे कानूनी अधिकार कह दें, एक ही बात है। स्थापित कर दिया गया। लिखिए अगली पंक्ति में, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, या वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, और 6 कौन कौन से? इस एक को छोड़कर बाकी के 6। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर होता है, क्योंकि अगर अंतर नहीं होता तो फिर संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया जाए कि कानूनी अधिकार में और मूल अधिकार में अंतर क्या होता है, अगर हम ये बात करें कि फ़र्क क्या है, तो देखें इसमें फ़र्क क्या है वो हम समझते हैं। कानूनी अधिकार में और मूल अधिकार में मूलतः फ़र्क क्या है कि पहली बात तो ये कि मूल अधिकार असल में संविधान के, देखिए मैं थोड़े सामान्य अंतर बता रहा हूँ। पहले संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, और जो संविधान के भाग 3 में शामिल है वो तो है मूल अधिकार। और कानूनी अधिकार कौन से हैं? ऐसे समस्त अधिकार जो भाग 3 के अलावा, या तो 2 ऑप्शन है, या तो भाग 3 के अलावा, भाग 3 के अलावा संविधान के अन्य किसी हिस्से में है, या तो ये हो सकता है, और या फिर ये हो सकता है कि वो संविधान में है ही नहीं, मतलब कि उनका जिक्र संविधान में किया ही नहीं गया है, बल्कि वो अधिकार किसके द्वारा दिए गए? संसद द्वारा विधि बनाकर वो अधिकार प्रदत्त किए गए। संसद द्वारा विधि बनाकर वो अधिकार संसद ने दे दिए, तो वो कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार हो जाते हैं। तो यदि वो संविधान में है तब तो वो कानूनी अधिकार कौन से होंगे? जो संविधान के भाग 3 के अलावा और कहीं पे है। जैसे मान लीजिए हमें वोट देने का अधिकार, वो आर्टिकल 326 में है, तो वो मूल अधिकार नहीं है। जबकि अगर हम कहें जीवन का अधिकार, तो आर्टिकल 21 में मतलब भाग 3 में है, तो वो हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये आप एक अंतर तो ये समझिए। दूसरा अंतर ये है कि मूल अधिकारों में यदि संशोधन करना हो, परिवर्तन करना हो, उसमें थोड़ा चेंजेस करना हो, तो इसमें संशोधन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मूल अधिकार में संशोधन करने के लिए हमें संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा। हालांकि ये लंबे विवाद का विषय रहा कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता, वो कहानी आगे पढ़ेंगे हम। तो ये कि मूल अधिकारों में संशोधन करना है तो वो संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मूल अधिकार का मतलब वो संविधान का ही हिस्सा है, और संविधान के किसी हिस्से में चेंज करना है मतलब संविधान संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन कानूनी अधिकारों के साथ ऐसा नहीं है।
कानूनी अधिकारों में यदि ऐसे कानूनी अधिकार में संशोधन करना है जो संविधान में दिए गए हैं, तब तो उसमें संशोधन करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन यदि वो इस श्रेणी में है तब तो संशोधन करना पड़ेगा, संविधान संशोधन, क्योंकि वो संविधान का हिस्सा है। लेकिन यदि कोई मौलिक कानूनी अधिकार संसद ने कानून बना के दिए हैं, संसद ने विधि द्वारा, और वो हमें कानूनी अधिकार दिए हैं, तो उसके लिए उसमें यदि संशोधन करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता वो नहीं है, क्योंकि वो संविधान में है ही नहीं, वो तो संसद ने विधि बनाकर हमें दिए हैं। जैसे मान लीजिए सूचना का अधिकार, 2005 में एक एक्ट बना, सूचना का अधिकार अधिनियम। तो सूचना का अधिकार अधिनियम हमारा कानूनी अधिकार है और इस कानूनी अधिकार में यदि संशोधन करना है सूचना के अधिकार में, तो संविधान में चूंकि है ही नहीं वो, तो इसमें संशोधन करना है तो हमें 2005 के उस एक्ट में चेंज करना पड़ेगा। और 2005 का एक्ट कोई संविधान थोड़ी ना है, वो तो वो संसद ने कानून बना के दिया, तो संविधान द्वारा वो बनाए गए उस कानून में हम चेंज कर देंगे, संविधान संशोधन नहीं कहेंगे हम उसे। जबकि यदि मान लीजिए हमारे मौलिक अधिकारों में से किसी अधिकार में चेंज करना है, जैसे संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया, तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा हमें, 44वां संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए शिक्षा का अधिकार हमने जोड़ा आर्टिकल 21 के, तो मौलिक अधिकार में चेंज हुआ ना, उसमें जोड़ा ना, तो उसके लिए हमें एक संविधान संशोधन करना पड़ा, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो वो आप यूँ समझिए। तीसरा अगर हम बात करें तो आप यूँ समझिए कि मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण किस्म के होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कानूनी अधिकार उनकी तुलना में थोड़े से कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन दोनों में अगर एक बहुत बड़े अंतर की अगर हम बात करें, तो मूल अधिकारों को अगर निलंबित करने की अगर बात की जाए, तो मूल अधिकारों को निलंबित किया तो जा सकता है, लेकिन ऐसे मौलिक अधिकारों का निलंबन वो केवल और केवल आपातकाल में ही किया जा सकता है, केवल आपातकाल में ही कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार से मूल अधिकारों का निलंबन नहीं होता है। रेस्ट्रिक्शंस तो किए जा सकते हैं, वो मौलिक अधिकारों में उनके दिए गए हैं प्रावधान, लेकिन इनको निलंबित नहीं किया जा सकता, इनको सस्पेंशन नहीं किया जा सकता इनका। तो हम सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस तो कई प्रकार के हैं, लेकिन सस्पेंशन इनका केवल और केवल आपातकाल में होगा, जो हमने पहले आर्टिकल 358 और 359 में पढ़ा ही था कि किस तरीके से कैसे क्या है। लेकिन कानूनी अधिकारों में यदि किसी कानूनी अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, और यह निलंबन न केवल आपातकाल बल्कि सामान्य काल में भी इनका निलंबन किया जा सकता है। इनका निलंबन सामान्य काल में नहीं होगा। ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण, जो इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो अंतर समझिए मूल अधिकार में और कानूनी अधिकार में। तो चौथा अंतर यह है, और सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है, कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, भाग 3 में दिए गए किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ, तो उसका उपचार जो किया जाएगा, ध्यान से समझना इसका, इनका जो उपचार किया जाएगा वो किया जाएगा विशेष प्रक्रिया से। उनका उपचार विशेष प्रक्रिया से किया जाएगा। किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर उसका उपचार विशेष प्रक्रिया से किया जाएगा। और कहाँ किया जाएगा ये उपचार? वो किया जाएगा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में। सीधे सर्वोच्च न्यायालय में इनका उपचार, इनका संरक्षण किया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा उच्च न्यायालय में भी, हाई कोर्ट्स में भी इनका उपचार आर्टिकल 226 के तहत किया जा सकता है, वो अलग बात है। लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट, ये समझना आप इनकी इम्पोर्टेंस को आप यूँ समझिए कि मान लीजिए हमारे पूरे देश की वर्तमान समय की लगभग 135 करोड़ की आबादी में यदि किसी एक व्यक्ति के मूल अधिकार का भी उल्लंघन होता है, तो उनका संरक्षण करने की गारंटी सुप्रीम कोर्ट देता है। देश की सबसे बड़ी अदालत वो उस एक व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए हर समय खुली है। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसके लिए वो उसे अन्य न्यायालयों में जाने की ना आवश्यकता, और अन्य न्यायालयों में तो वो
यहाँ पे नहीं होगा, उसका सीधा उपचार सुप्रीम कोर्ट करेगा उसका। तो देखिए, इतनी बड़ी आबादी में प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने की गारंटी जब सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है। जबकि यदि हम कानूनी अधिकारों की बात करें, तो कानूनी अधिकारों का जो उपचार किया जाएगा, यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उनका उपचार सामान्य प्रक्रिया से किया जाएगा। और वो सामान्य प्रक्रिया से किया जाएगा का मतलब वो प्रक्रिया कहाँ चलेगी? वो चलेगी अधीनस्थ न्यायालयों में। जो निचली अदालतें हैं, जिनमें मुंसिफ, मजिस्ट्रेट या फिर ये जिला न्यायालय, ये जो है, इन कोर्ट्स में वो प्रक्रिया चलेगी और वो कोर्ट उनके उस अधिकारों का संरक्षण करेगा। हालांकि ये बात अलग है कि इन कोर्ट्स के द्वारा दिए गए निर्णय की फिर अपील ऊपर के न्यायालय में की जा सकती है, हाई कोर्ट में, वो अलग मामला है। लेकिन वो शुरुआत यहाँ पे होगी। जबकि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए उनका जो उल्लंघन होता है, उसके मामले वो सीधे जाएंगे ही सुप्रीम कोर्ट में। तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये 4 प्रकार की ये अंतर आप समझिए, और इनको आप लिख भी सकते हैं। लिखें, आप लिखें एक पंक्ति छोड़ के, मूल अधिकार और कानूनी अधिकारों में अंतर। मूल अधिकार और कानूनी अधिकारों में अंतर। मूल अधिकार और कानूनी अधिकारों में अंतर। चलिए लिखें। ज़्यादा अच्छा यह है कि इधर आप मूल अधिकार लिखें, इधर आप कानूनी अधिकार लिखें ऊपर। जैसे यहाँ पे आपने मूल अधिकार लिख लिया, यहाँ आपने कानूनी अधिकार लिख लिया। लिखें, मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। उधर कानूनी अधिकार में लिखें, कानूनी अधिकार या तो संविधान के भाग 3 के अलावा अन्य हिस्सों में उल्लेखित हैं, या तो संविधान के भाग 3 के अलावा अन्य भागों में वर्णित हैं या अन्य भागों में दिए गए हैं, अथवा उनका उल्लेख संविधान में नहीं, अथवा उनका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, बल्कि संसद ने विधि द्वारा उनका निर्माण किया है या उन्हें प्रदत्त किया है। विधि द्वारा उन्हें प्रदत्त किया है। तो कानूनी अधिकार संविधान में लिखित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं अगर तो भाग 3 के अलावा अन्य किसी हिस्से में है, नहीं है तो संसद ने विधि द्वारा उनको दिया है। ठीक है, चलिए दूसरा लिखें। मूल अधिकार में लिखें दूसरा, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन करना आवश्यक है। मतलब मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन से ही संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन से ही संशोधन किया जा सकता है। कानूनी अधिकार में लिखें, जबकि यदि कोई कानूनी अधिकार संविधान में वर्णित है, तो उसमें संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है।
उसके लिए संविधान, उसमें संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है, लेकिन संसद द्वारा विधि बनाकर प्रदत्त कानूनी अधिकार में, संसद द्वारा विधि बनाकर प्रदत्त कानूनी अधिकार में संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, फिर लिखें तीसरा, मूल अधिकारों को केवल आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकारों को केवल आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, सामान्य काल में नहीं। मूल अधिकारों को केवल आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, सामान्य काल में नहीं। उधर लिखें, जबकि कानूनी अधिकारों को सामान्य काल में भी निलंबित किया जा सकता है। सामान्य काल में भी निलंबित किया जा सकता है। सामान्य काल में भी निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, फिर देखें आगे लिखें चौथा, और चौथा लिखें इधर लिखें, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनका उपचार विशेष प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। जबकि इधर लिखें, जबकि कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होने पर, जबकि कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनका उपचार सामान्य प्रक्रिया से निचली अदालतों में या अधीनस्थ न्यायालय में किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपके मौलिक अधिकार में और कानूनी अधिकारों में अंतर, ये आप आराम से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं क्या अंतर है। चलिए आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि किस तरीके से अब आर्टिकल्स को शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, आर्टिकल्स को शुरू करने से पहले आप यूँ समझिए कि अब तक आपने मौलिक अधिकारों को यदि पढ़ा है तो मेरे ख्याल से शायद आपने आर्टिकल 14 से सीधे शुरू किया है उसको, और आर्टिकल 32 पे जाके समाप्त कर दी है अपनी ये मौलिक अधिकारों को पढ़ने की यात्रा। लेकिन अब हम थोड़ा सा उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से यदि पढ़ना चाहते हैं तो हम सीधे आर्टिकल 14 के बजाय आर्टिकल 12 से शुरू करेंगे, तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जब अंत में 33, 34, 35 भी पढ़ेंगे तब आप मौलिक अधिकारों को ज़्यादा खुल के, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके बारे में समझ विकसित कर सकेंगे। तो हम सीधे शुरू करते हैं आर्टिकल 12 से,
और वहाँ से समझते हैं आर्टिकल 12 में क्या है और फिर आर्टिकल 13 में क्या है। और ये 2 आर्टिकल पढ़ने के बाद हम फिर बाद में समानता के अधिकार की बात करेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 क्या है समझना आप। असल में अनुच्छेद 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। इसका जो शीर्षक है वो दिया गया है राज्य की परिभाषा। दो बातें समझिए आप। एक बात समझिए कि राज्य का मतलब क्या है। तो राज्य की परिभाषा जो आर्टिकल 12 में दी गई है वो भारत के संविधान में केवल ये एक ही आर्टिकल नहीं है जहां राज्य की परिभाषा दी गई है। हम राजनीति विज्ञान जब पढ़ते हैं, थ्योरी जब पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान में, तब आप पढ़ते हैं कि राज्य शब्द का जो अर्थ है वो राजनीतिक अर्थ है, थोड़ा सा अलग तरीके से है। पूरे देश के संदर्भ में राज्य शब्द को यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत संविधान में 3 आर्टिकल्स में राज्य की परिभाषा दी गई है। थोड़ा सा पहले मैं इसके बारे में, इसके कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ आपको, उसके बाद आपको इसे समझना आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। हमारे यहाँ 3 आर्टिकल्स दिए गए हैं। एक तो आर्टिकल 12, एक आर्टिकल 36 और एक आर्टिकल 152। 3 आर्टिकल्स हैं और इन 3 आर्टिकल्स में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो फिर राज्य शब्द का अर्थ यदि एक ही है तो फिर इसे 3 जगह क्यों दिया गया। लेकिन असल में राज्य शब्द का अर्थ क्या है ये 3 हिस्सों में इसलिए दिया गया है क्योंकि तीनों में अलग अलग राज्य शब्द का अर्थ वो दिया गया है। भाग 3 12 से शुरू होता है, 35 तक जाता है। तो शुरू में ही आर्टिकल 12 में ही राज्य की परिभाषा इसलिए दी गई ताकि ये कहा गया कि भाग 3 अर्थात आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के इस भाग में जहां कहीं भी राज्य शब्द आएगा उस राज्य शब्द का अर्थ क्या होगा वो आर्टिकल 12 में कह दिया गया। हम पढ़ेंगे आगे क्या अर्थ है, तब आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आर्टिकल 36 में इसलिए दिया गया कि 35 के बाद आर्टिकल 36 से भाग 4 शुरू होता है और भाग 4 आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक तत्व वो दिए गए हैं। तो वो भाग 4 में राज्य शब्द का अर्थ क्या होगा वो आर्टिकल 36 में दिया गया है। ये भाग 3 के लिए और ये भाग 4 के लिए। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में जहां कहीं भी राज्य शब्द होगा उसका अर्थ क्या होगा, किस संदर्भ में उसे लिया जाए, उसकी व्यापकता क्या है, कौन कौन उसमें शामिल हो जाएगा, वो आर्टिकल 36 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई। आर्टिकल 152 आप जानते हैं, आर्टिकल 152 शुरू होता है 152 से 237 तक। भाग 6 इसमें राज्य शब्द का अर्थ क्या है वो दिया गया और ये राज्य शब्द का अर्थ पूरे के पूरे भाग 6 में जहां कहीं भी राज्य शब्द आएगा उस राज्य शब्द का, इस भाग 6 में जहां कहीं भी राज्य शब्द है उसका अर्थ क्या होगा, उसका संदर्भ क्या होगा, उसकी व्यापकता कितनी होगी, उसमें कौन कौन शामिल होंगे, वो आर्टिकल 152 में दिया गया। तो बात समझिएगा आप कि भाग 3 में दिए गए राज्य शब्द का अर्थ आर्टिकल 12 के अनुरूप होगा। भाग 4 में आए प्रयुक्त राज्य शब्द का अर्थ आर्टिकल 36 में दिए गए उसके अनुसार होगा और भाग 6 में जहां कहीं भी राज्य शब्द का उल्लेख है उस राज्य शब्द का अर्थ आर्टिकल 152 के अनुसार होगा। शायद आप समझ पा रहे हैं कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा क्यों दी गई है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। पहली सामान्य बात तो ये, अब आप दूसरे उदाहरण से शायद राज्य शब्द के अर्थ को ज़्यादा अच्छे तरीके से जान पाएंगे। लेकिन वो उदाहरण समझने से पहले मैं इस राज्य शब्द की परिभाषा में कौन कौन शामिल किया गया, आर्टिकल 12 में क्या लिखा गया, उसको मैं बता देता हूँ। उसके बाद उस उदाहरण से आप समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, देखें आर्टिकल 12 कहता है कि भाग 3 में राज्य शब्द के दायरे में क्या क्या आएगा वो आर्टिकल 12 में दिए गए राज्य की परिभाषा वो है। 4 बिंदु दिए गए और राज्य को परिभाषित करते हुए कहा कि राज्य शब्द का मतलब उस दायरे में ये चारों चीजें आ जाएंगी। पहला कहा गया केंद्र सरकार या संघ सरकार, केंद्र सरकार तथा संसद।
वो इसके अंतर्गत आएगी। दूसरा कहा गया राज्य सरकार और विधानमंडल, ये भी इसके अंतर्गत आएगा। तीसरा कहा गया स्थानीय प्राधिकारी, ये जो शब्द यूज किया गया ना संविधान में, लोकल अथॉरिटीज, स्थानीय प्राधिकारी। और चौथा कहा गया अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटीज। प्राधिकारी का मतलब अथॉरिटी, जिसको भी कानून बनाने आदेश देने का अधिकार है, वो अथॉरिटी होता है। तो ये 4 चीजें हैं वो राज्य शब्द के दायरे में आएगी। भाग 3 में जहां कहीं भी राज्य शब्द होगा, देखिए हम सामान्यतः राज्य शब्द का जब यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये आते हैं। लेकिन भाग 3 में दिए गए राज्य शब्द के अंतर्गत वो नहीं है, इसका दायरा व्यापक है। वो जो हम नागालैंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ये समझते हैं ना, वो आर्टिकल 152 के अनुसार है। आर्टिकल 152 में जो राज्य शब्द का यूज है वो उन अलग अलग स्टेट्स के लिए है, राज्य सरकारों के लिए है, समझना आप। उसमें केवल राज्य सरकार है भाग 6 में, जहां कहीं भी राज्य है। लेकिन भाग 3 में जहां राज्य शब्द है उसके अंतर्गत ये सारे आ जाएंगे, इसके अंतर्गत ये सारे आते हैं। अब देखिए, पहली बात तो स्पष्ट है, केंद्र सरकार स्पष्ट है, संसद स्पष्ट है। दूसरा भी स्पष्ट है, राज्य सरकार स्पष्ट है, विधानमंडल स्पष्ट है, ठीक है। लेकिन तीसरी बात स्पष्ट नहीं है, स्थानीय प्राधिकारी का मतलब क्या है, स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत कौन आएगा। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अलग अलग केसेस में और इसके अंतर्गत शामिल किया कि स्थानीय स्तर की वो समस्त सत्ताएं, वो प्राधिकारी, वो अथॉरिटीज जिनको आदेश देने का और कानून बनाने का, विधि बनाने की पावर है, वो सारे स्थानीय प्राधिकारी में शामिल होंगे भाग 3 के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। जैसे पंचायतें, पंचायतों का मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, वो लोकल अथॉरिटीज में आ जाएंगी। जैसे नगर पालिकाएं, नगर पालिकाओं के अंतर्गत नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, वो भी लोकल अथॉरिटीज के अंतर्गत आ जाएगी। इसके अलावा जिला बोर्ड, जिला योजना समिति, ये जितने भी लोकल स्तर के जितने भी हैं वो सारे के सारे ये सारे राज्य शब्द के दायरे में आ जाएंगे, लोकल अथॉरिटीज में आ जाएंगे, ठीक है। फिर है अन्य प्राधिकारी। तो अन्य प्राधिकारी में कौन आएगा, तो इसको भी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में और इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसे समस्त सार्वजनिक उपक्रम और ऐसी समस्त कंपनियां जिसमें सरकार की अंशतः या पूर्णतः हिस्सेदारी हो, वो समस्त कंपनियां वो इसके अंतर्गत आएंगी। तो वे एक तो सार्वजनिक उपक्रम जितने भी हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा ऐसी समस्त कंपनियां भी इसके दायरे में आएंगी जिनमें की सरकार की अंशतः या पूर्णतः हिस्सेदारी हो, वो सारी इसमें आ जाएंगी। तो इसके अंतर्गत कौन कौन हम शामिल करें, किसे किसे शामिल करें, तो इसके अंतर्गत देखिए, अगर उदाहरण के रूप में देखें तो आप समझ सकते हैं LIC इसके अंतर्गत आ जाती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो इसके भेल है वो इसके अंतर्गत आ जाती है, ONGC है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। इसके अलावा जितने भी जो भी है वो सारे के सारे, दामोदर घाटी निगम है, FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो सारी के सारी जैसे सार्वजनिक उपक्रम और बड़ी ऐसी समस्त कंपनियां जिनमें सरकार की हिस्सेदारी है वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है। तो वो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये आर्टिकल 12 है। लेकिन आर्टिकल 12 को समझने के लिए एक बात थोड़ा मैं उदाहरण दे देता हूं, उससे आप आर्टिकल 12 को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो लेकिन पहले आप लिखें अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा लिखें। इसमें एक लाइन लिखें पहले, उसके बाद हम ये लिखेंगे।
संविधान के भाग 3, यहाँ 3 लिखो तो ये नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, भाग 3 के लिए 3 शब्द रोमन लिपि में लिखना है। संविधान के भाग 3 अर्थात अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक कहीं भी प्रयुक्त राज्य शब्द का अर्थ क्या होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 में किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 में किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 12 में किया गया है। तो आप एक काम कीजिए, ऐसे का ऐसे ये चारों लिख लीजिए। वीडियो पॉज कीजिए। पहला लिखे संघ सरकार और संसद, दूसरा लिखे राज्य सरकार तथा विधानमंडल, तीसरा लिखे स्थानीय प्राधिकारी, पंचायतें, नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड आदि, और चौथा लिखे अन्य प्राधिकारी, सार्वजनिक उपक्रम तथा ऐसी कंपनियां जिनमें सरकार की अंशतः या पूर्णतः भागीदारी हो। ऐसी कंपनियां जिनमें सरकार की अंशतः या पूर्णतः भागीदारी हो, जैसे LIC, भेल, ONGC, FCI, दामोदर घाटी निगम आदि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतना लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, हम इस समय का यूज़ कर सकेंगे आगे। अब देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं, वहाँ से आप आर्टिकल 12 की बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से, विस्तृत तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, अनुच्छेद 12 क्या कहता है। इसमें जो राज्य शब्द दिया गया, इसका उदाहरण हम ले लेते हैं कि राज्य शब्द के दायरे में क्या क्या है। वो 4 चीज़ें याद रखिएगा आप। इसके एक उदाहरण के रूप में मैं प्रयुक्त करता हूं एक आर्टिकल 13(2). हम अगली क्लास में आर्टिकल 13(2) को पढ़ेंगे, वहां भी आप इसको ज़्यादा समझ पाएंगे अच्छे से। आर्टिकल 13(2) एक बात कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा मैं आर्टिकल 13(2) नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पे, मैं आर्टिकल 12 का अर्थ समझा रहा हूं इस आर्टिकल के उदाहरण से। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना, इसको लिखना नहीं है आपको, समझना आप। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करे या उन्हें समाप्त करे। ऐसी विधियां उल्लंघन की सीमा तक शून्य होंगी। ये आर्टिकल 13(2) एक बात कहता है। तो यहाँ राज्य शब्द का अर्थ समझाना चाह रहा हूं मैं। तो यहाँ कहा गया राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, और राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा का मतलब केंद्र सरकार और संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी। राज्य सरकार और विधानमंडल ऐसी, क्योंकि राज्य शब्द के दायरे में वो चारों हैं, राज्य सरकार और विधानमंडल ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी। इसके अलावा पंचायतें, नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड या स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत जो भी शामिल है वो भी ऐसी कोई विधि नहीं बनाएंगे। और अन्य प्राधिकारी का मतलब ऐसे समस्त सार्वजनिक उपक्रम और ऐसी समस्त कंपनियां जिसमें सरकार की पूर्णतः या अंशतः भागीदारी है, वो भी ऐसी कोई विधि नहीं बना सकेंगे जो कि मौलिक अधिकारों को कम करती हो या समाप्त करती हो। समझ पा रहे हैं हम बात। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा का मतलब केवल ये नहीं कि राज्य सरकार नहीं बनाएगी और संसद बना सकेगी, केंद्र सरकार बना सकेगी, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार भी नहीं बना सकती, क्योंकि राज्य शब्द के दायरे में वो भी शामिल है। जबकि भाग 6 आर्टिकल 152 की बात करें हम, वहाँ भाग 6 में जहाँ भी राज्य है ना, वहाँ उसका मतलब केवल राज्य सरकार है, वो केंद्र पे लागू नहीं होता है, क्योंकि भाग 6 तो है ही राज्य सरकार के लिए पूरे तरीके से। तो ये फर्क है। एक आर्टिकल का और उदाहरण दे देता हूँ आपको। एक आर्टिकल और है, वो है आर्टिकल 15(1). ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं, मैं उदाहरण केवल इन 2 का ही दे रहा हूँ। बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे जिसमें राज्य शब्द का यूज किया गया। हम आगे जैसे जैसे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे उस बात को। आर्टिकल 15(1) कहता है कि राज्य नागरिकों में केवल धर्म, मूलवंश, जाति
ये 5 आधार बताए गए, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान। जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। समझिएगा, मैं आर्टिकल 15(1) नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, आर्टिकल 12 का अर्थ समझा रहा हूं। राज्य शब्द का अर्थ समझिए कि राज्य नागरिकों में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो राज्य विभेद नहीं करेगा नागरिकों में, और राज्य विभेद नहीं करेगा का मतलब केंद्र सरकार और संसद ऐसा विभेद नहीं करेगी, राज्य सरकार और विधानमंडल ऐसा कोई विभेद नहीं करेंगे, स्थानीय प्राधिकारी भी ऐसे विभेद नहीं करेंगे, और अन्य प्राधिकारी भी ऐसा विभेद नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो राज्य शब्द का दायरा बहुत ज़्यादा व्यापक है, आर्टिकल 12 के अंतर्गत, आर्टिकल 152 की तुलना में बहुत ज़्यादा व्यापक है, जिसमें सब आ गए, सारी अथॉरिटीज़ पूरे देश की सीमाओं के अंतर्गत जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो सारी के सारी इसके अंतर्गत आ गई। ठीक है, तो वो ऐसा कोई भी विभेद नहीं करेगी और ऐसा कोई भी वो विधि नहीं बनाएगी, तो ये इसके अंतर्गत वो सब आ जाते हैं। ये राज्य शब्द का अर्थ है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस राज्य शब्द के दायरे में क्या क्या है। अब हम देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकारों को शुरू करेंगे। तो मौलिक अधिकारों में एक बात थोड़ी सी और आप समझ लीजिए कि हम उसी पैटर्न पे थोड़ी सी बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं मौलिक अधिकार के इस टॉपिक में जो मेंस के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो हम वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, वो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। तो देखें मूल अधिकार में से कौन कौन से क्वेश्चंस वो बन सकते हैं वो समझना। पहली बात तो ये कि मूल अधिकारों का महत्व क्या है, ये हम पढ़ लेंगे, इसको भी हम कर लेंगे लास्ट में। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि मूल अधिकार, मान लीजिए ये पूछा मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, टिप्पणी कीजिए। तो इनका महत्व ही तो पूछा है, क्या महत्व है उनका। तो मूल अधिकार और कानूनी अधिकारों में अंतर, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तीसरा एक प्रश्न पूछ सकते हैं, मूल अधिकारों में संशोधनीयता। संशोधनीयता की जो सीरीज है पूरी की पूरी विवाद है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर एक प्रश्न पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है मूल अधिकार में एक तो विधि के समक्ष समता, एक पूछा जा सकता है विधि का समान संरक्षण, एक पूछा जा सकता है इन दोनों में अंतर, इन दोनों में क्या तुलना है, क्या अंतर है, वो भी हम कर लेंगे। फिर इसके अलावा और पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है मूल अधिकारों में सामाजिक न्याय। मूल अधिकारों में सामाजिक न्याय की संकल्पना। फिर इसके अलावा पूछा जा सकता है, और वो पूछा जा सकता है आरक्षण के बारे में, नौकरियों में आरक्षण। एक पूछा जा सकता है अवसर की समानता। ये शब्दावलियों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अवसर की समानता के बारे में क्या चीजें हैं पूछी जा सकती है। फिर इसके अलावा अस्पृश्यता, 2 नंबर के क्वेश्चन में 20 शब्दों के उसमें अस्पृश्यता के बारे में पूछा जा सकता है। अस्पृश्यता निषेध पर टिप्पणी कीजिए। फिर इसके अलावा
और अगर हम बात करें तो जो स्वतंत्रताएं दी गई है आर्टिकल 19 में, उन स्वतंत्रताओं के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं वो दी गई है और उन पर किस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस, उनका ऊपर निर्बंधन, हिंदी में उनके लिए जो शब्द है, या प्रतिबंध ज़्यादा आसान शब्द है वैसे, निर्बंधन किन किन आधारों पर लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19 के बारे में, अनुच्छेद 19 तथा ये देखिए, ये लिखेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताएं तथा उन पर निर्बंधन। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो पूछी जा सकती है, वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखें। आर्टिकल 19 में ही है, अलग से इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। इनके बारे में हम कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा लिखने की, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें इनके साथ। पॉज करके इनको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती हैं, वो है जीवन का अधिकार, आपसे पूछा जा सकता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है विधि की उचित प्रक्रिया, इन शब्दावलियों का देखिए पता होना जरूरी है। फिर आपसे पूछा जा सकता है मेनका गांधीवाद के बाद आर्टिकल 21 का विस्तार, मेनका गांधी केस के बाद अनुच्छेद 21 का विस्तार, किस तरीके से जीवन का अधिकार गरिमामय जीवन के अधिकार में चेंज हो गया, वो हम आगे बात कर लेंगे इस बारे में। फिर और क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा कोई भी केस आर्टिकल 21 के तहत, जैसे विशाखावाद पूछा था एक बार एक एग्जाम में, इसके अलावा भी और कई केसेस हैं, मोहिनी जैनवाद पूछा जा सकता है। शिक्षा का अधिकार, देखिए शिक्षा का अधिकार पूछा जा सकता है। फिर आजकल वो जो निजता का अधिकार है, आजकल बड़ा चर्चा में रहा। आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो 2017 में 24 अगस्त 2017 को एक केस आया, पुत्ता स्वामीवाद, उसमें निजता के अधिकार को जो दी गई मान्यता, उसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर आपसे निवारक निरोध के बारे में पूछा जा सकता है। निवारक निरोध के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा निवारक निरोध के बाद में वो जो बाल श्रम कानून, बाल श्रम निषेध, इसके बारे में। फिर आर्टिकल 23 में जो दिया गया दुर्व्यापार का निषेध, मानव दुर्व्यापार का निषेध, बेगार प्रथा का अंत, उसके बारे में पूछा जा सकता है। मानव दुर्व्यापार, ठीक है। और इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अंतःकरण की स्वतंत्रता।
और इसमें एक बिंदु आता है, उसको विशेष तौर पे ध्यान रखें, पूछा जा सकता है पंथ निरपेक्षता के बारे में। भारत में एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, टिप्पणी कीजिए। तो भारत में पंथ निरपेक्षता का तत्व क्या है, वो प्रश्न पूछा जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में के अंतर्गत वो चीज़ें आ जाएंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको विशेष तौर पे ध्यान रखें आप। फिर इसके अलावा पूछा जा सकता है आपसे, और वो पूछा जा सकता है संपत्ति के अधिकार के बारे में, कैसे है, क्या है, कब इसे मूल अधिकार के रूप में समाप्त किया गया। फिर एक बात पूछी जा सकती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, क्यों? एक बात। दूसरी बात, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बगैर बिना अन्य समस्त अधिकार बेकार हैं, कैसे? तो ये संवैधानिक उपचारों की क्या, इस अधिकार की क्या उपयोगिता, आर्टिकल 32 की क्या उपयोगिता है। फिर इसी के अंतर्गत जितने भी प्रकार की रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को पढ़ा था, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में पूछा जा सकता है। फिर परमादेश, फिर आपके प्रतिषेध, फिर आपके उत्प्रेषण, फिर अधिकार परीक्षा, फिर एक प्रश्न पूछा जा सकता है, वो ये कि मूल अधिकारों का निलंबन कैसे कैसे हो सकता है, कब हो सकता है। फिर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध, दोनों अलग अलग बातें हैं। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध मतलब ये कि मूल अधिकार आत्यांतिक है कि नहीं है, ये पूछा जा सकता है। आत्यांतिक का मतलब उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, सर्वोच्च है कि नहीं, तो उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। कई प्रकार के हमारे यहाँ ऑप्शंस हैं, तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब मूल अधिकार आत्यांतिक है कि नहीं। ठीक है, तो ये कई चीज़ें हैं, ये मूल अधिकारों में पूछी जा सकती है। एक पूछा जा सकता है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो ये कुछ बातें हैं, वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, आर्टिकल 13 से शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। आर्टिकल 13 को आप पहले से पढ़ के रखें, जब हम आर्टिकल 13 को पढ़ेंगे, ताकि आप उसको पहले से जब कुछ उसके बारे में जानकारी आपको होगी तो उस कक्षा में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे समझ पाएंगे। तो हम फिर मिलते हैं, विदा लेता हूँ, धन्यवाद।